तो बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल वर्ड ऑफ फिजिक्स में। और मैं गौरव मिश्रा आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के फिजिक्स पेपर को। हम लोग पिछले साल का यानी कि 2023 का फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इसका पहला वीडियो आप तक आ चुका है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व किया था। इस वीडियो में बच्चों 8 और उसके आगे वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं 2023 का क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि Which one of the following element will require the highest energy to take out an electron from them? A Ge मतलब जर्मेनियम, B कार्बन, C और C Si सिलिकॉन और D Pb यानी कि लेड। तो देखिए बच्चों, कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम और लेड, इसमें से किससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? बच्चों देखिए समझिए बात को। आपको पता है किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है? आयनाइजेशन होता है। क्या होता है? आयनाइजेशन। और आयनाइजेशन करने के लिए हमको उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होता है एटम में। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से न्यूक्लियस से बंधा है, किसी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं बच्चों? 6। तो कार्बन में बच्चों 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। सेम ऐसे अगर मैं सिलिकॉन में बात करूं तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है बच्चों 14। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिलिकॉन में बात करूं तो इसमें 14 प्रोटॉन होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि अगर जर्मेनियम में मैं बात करता हूं तो जर्मेनियम में बच्चों 32, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि इसमें 32 प्रोटॉन होते हैं और 32 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि अगर मैं लेड की बात करता हूं तो इसमें 82 इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब इसमें 82 प्रोटॉन है और 82 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, आपसे पूछा गया है कि किससे इलेक्ट्रॉन निकालने में मैक्सिमम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। बच्चों आपको मैं बता दूं कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टेक एन इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम द एटम, किसी भी एटम से बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी की बात की जा रही है। तो बच्चों देखिए, इसमें केवल 6 ही प्रोटॉन न्यूक्लियस पर होंगे तो वो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेंगे, बट यहाँ पे कितने हैं? 14 प्रोटॉन हैं तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनों को। यहाँ और ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, यहाँ और ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। मतलब सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉनों के लिए होगा वो कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। सो पीबी के लिए मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा प्रोटॉन है, ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होगा तो बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको फटाफट बच्चों 2023 के क्वेश्चन पेपर का 10th क्वेश्चन अब ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि अ सेल ऑफ EMF E इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R. When the current I is drawn from the cell, the potential difference across the electrodes of the cell drops to V. The internal resistance small r of the cell is. इसमें कह रहे हैं बच्चों कि एक सेल है, ठीक है, जिसका EMF क्या है? E है, और इसका कुछ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कितना है? स्मॉल r, ठीक है, ऐसा सेल।
और कह रहे हैं इसको कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिया बच्चों? कैपिटल आर रेजिस्टेंस से। इसको हमने किससे कनेक्ट किया? कैपिटल आर रेजिस्टेंस से। और कह रहे जब इससे कनेक्ट किया तो सिंपल सी बात है कि सेल से कुछ करंट यहाँ चली जाएगी, और जब करंट चली जाती है तो आपको पता है कि सेल का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो इन्होंने बोला जब आई करंट देता है तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो V बचता है, इसके इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या बचता है? V बचता है। तो हमको बताना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। बहुत बढ़िया बच्चों, आपको इस सर्किट में एक चीज तो पता चल रही होगी कि जो EMF लगाया गया और टोटल I करंट ऐसे फ्लो हो गई। मतलब अगर मैं बोलूं कि V पोटेंशियल ड्रॉप अब इस पे है जब करंट फ्लो रही है और वही V पोटेंशियल ड्रॉप इस पे होगा, यानी कि V = IR तो मैं लिख सकता हूं, आसानी से लिख सकता हूं। और आपको पता है कि जो टर्मिनल वोल्टेज V है इसका एक फार्मूला भी आपने पहले पढ़ रखा है। क्या पढ़ा था? V पढ़ा था E - IR। जब किसी सेल से EMF से I करंट पास होती है, ठीक है, R रेजिस्टेंस में, तो उसका वोल्टेज बचता है V, और V का वैल्यू होता है V = E - IR। ये आपको रिलेशन पढ़ाया भी गया है। यहां पे बच्चों अगर मैं एक काम करूं, ठीक है, IR को इधर ले आऊं और V को इधर ले जाऊं तो क्या बचेगा? IR = E - V। IR = E - V। और मैं I की वैल्यू यहां से पुट कर दूंगा तो I = क्या होता है? V/R। यहां रख दे वैल्यू, तो V/R, ठीक है, इंटू स्मॉल r बराबर E - V। तो स्मॉल r बराबर क्या आएगा? कैपिटल R/V ब्रैकेट में E - V। V को अंदर ले जाऊं तो स्मॉल r बचेगा कैपिटल R E/V - 1। क्या बचेगा? E/V - 1। या इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, स्मॉल r बराबर कैपिटल R E - V/V। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, जो भी ऑप्शन है हम उसको देख लेंगे। तो दिए गए ऑप्शन में से अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन सही होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में ये दिया स्मॉल r बराबर कैपिटल R E - V/V। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, 2023 के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि इन एन एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज 4 × 10⁻20 per meter cube. If the number density of intrinsic carrier is 1.2 × 10⁻15 per meter cube, then the number density of electrons in it is, और ये हमको फाइंड करना है, और नीचे हमको 4 ही ऑप्शन गिवन है। तो देखिए बच्चों, इसमें हमको होल की जो है नंबर डेंसिटी दिया है, मतलब पर मीटर क्यूब में इतने होल्स हैं, इतने इंट्रिंसिक कैरियर हैं, ठीक है। तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। आपको पता होना चाहिए NH, NI और Ne में रिलेशन क्या होता है। तो बच्चों रिलेशन होता है Ne × NH = Ni²। मतलब इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी होल की नंबर डेंसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो इंट्रिंसिक कैरियर की नंबर डेंसिटी के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब अगर हमको Ne फाइंड करना हो तो ये हो जाएगा Ni² NH। वैल्यू पुट कर देंगे भाई Ni²। Ni कितना है भाई? 1.2 10⁻15, और इसका करेंगे स्क्वायर अपान NH। NH कितना है भाई? 4 × 10⁻20। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए जरा। तो ऊपर वाले का स्क्वायर करो पहले, तो कितना आएगा बताओ? तो Ne बराबर आ जाएगा 1.2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? 1.44 × 10⁻30। देखो 15 था, स्क्वायर किया, पावर डबल हो गई ना। अच्छा, अपान में क्या बचेगा बच्चों? ये जैसा है वैसे ही बचेगा, 4 × 10⁻20। ठीक है, इससे डिवाइड करो यहाँ। तो Ne बराबर कितना जाएगा? इससे पहले करेंगे तो 0.3, और उसके बाद फिर 2/4 यानी कि 6, 0.36 × 10 टू द पावर कितना बचेगा? तो
तो देखो 30 है और ये 20 ऊपर जाएगा तो -20 हो जाएगा ना, तो NE बनेगा 0.36 इंटू 10 टू द पावर 10। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 9। क्या किया, पॉइंट इधर ले गए तो 10 की पावर में 1 कम कर दिया, पर मीटर क्यूब। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ गई, क्या आ गई, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 9 पर मीटर क्यूब, या मीटर क्यूब की पावर -3 बोल सकते हो, जो भी बोलो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो आप दिए गए ऑप्शन में से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों 2023 का फिजिक्स का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर, और इसमें क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि अ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ 663 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज, और ये 4 हमको ऑप्शन गिवन है। ए 3 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल, बी 6 इंटू 10 की पावर -20 जूल, सी 4.5 इंटू 10 की पावर -20 जूल, एंड डी 9.0 इंटू 10 की पावर -20 जूल। ओके, तो देखिए बच्चों हमसे कह रहे हैं कि एक मेटल है जिस पर ये फोटॉन गिर रहा है, इतनी वेवलेंथ का ये फोटॉन गिर रहा है। अच्छा, और इतनी उसका जो है वर्क फंक्शन है मेटल का। वर्क फंक्शन मतलब द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब इससे कम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो ये वो मिनिमम एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन गिवन। हमको के मैक्स निकालना है। तो बेटा के मैक्स का फार्मूला क्या होता है, के मैक्स का फार्मूला होता है SC/λ माइनस W, ठीक है। बट जब लैम्डा नैनोमीटर में दिया हो तो इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, 1237.5 अपान लैम्डा। लैम्डा को किस में रखोगे, नैनोमीटर में, और आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। और माइनस W, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख देंगे तो बात बन जाएगी। वैल्यू रख दो भाई, क्या आएगा के मैक्स, बताओ भाई। ये फार्मूला याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब यहाँ एंगस्ट्रॉम दिया हो तो पॉइंट ना लगाना, बस बाकी सब सही हो जाएगा, तब भी फॉलो होगा, ठीक है। वैल्यू रख दो, तो 1237.5 अपान 663, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो W की वैल्यू दिया ना, रख दिया। तो के मैक्स यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 1.8665 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। घटाओगे तो कितना मिलेगा बच्चों, बताओ जरा, ये बचेगा 0.3665 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट हमको तो आंसर जूल में दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल एनर्जी होती। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में बदलते हैं तो 1.6 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां कर लो, तो के मैक्स निकल आएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये कितना निकलेगा भाई, ये आएगा 0.3665 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मिलेगा 0.59 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। यानी कि मैं चाहूं तो इसको लगभग 0.6 लिख सकता हूं, तो के मैक्स हो जाएगा 0.6, भाई 0.59 को 0.6 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ठीक है। यानी कि के मैक्स हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल, और यही हमारा ऑप्शन गिवन है। ये कौन सा ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन बी गिवन है आपको। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इन दिस फिनोमिना विल बी 6 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। 2023 CBSE के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि अ कंडक्टर ऑफ 10 ohm is connected across a 6 volt ideal source. The power supplied by the source to the conductor is A 1.8 watt, B 2.4 watt, C 3.6 watt and D 7.2 watt.
तो बच्चों देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि एक 10 वोल्ट का 10 ओम का एक कंडक्टर है, ये 10 ओम का है, रेजिस्टेंस इसका दिया है, और ये कनेक्टेड है 6 वोल्ट के सोर्स से। ये डीसी बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट का, लेकिन ये आइडियल सोर्स है। आइडियल सोर्स का मतलब समझते हो कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 लेना है, मतलब इस सेल का अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि बताओ यहां कितनी पावर सप्लाई होगी सोर्स से। तो पावर सप्लाइड बाय सोर्स, सोर्स से कितनी पावर सप्लाई होगी, तो ये फार्मूला होता है बच्चों V²/R। अगर V वोल्ट है, इससे किसी सोर्स में जो है कोई रेजिस्टेंस है जिसमें 10 ओम का है, जैसे मान लीजिए, या R रेजिस्टेंस होता है, उसमें सप्लाई जा रही है, तो कितनी पावर वो भेजता है V²/R। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा V², तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36 है, तो 36/10 यानी कि आएगा 3.6 वाट। सो द पावर सप्लाइड बाय सोर्स विल बी 3.6 वाट, यानी कि जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए बच्चों, क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड का 2023 का पेपर हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि beams of electrons and protons move parallel to each other in the direction they, first option, attract each other, B, repel each other, C, neither attract nor repel, D, force of attraction or repulsion depends upon speed of the beams। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की बीम है। बीम का मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक लाइन से हाई वेलोसिटी से ऐसे चले जा रहे हैं, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, और बोल रहे हैं कि यहाँ एक प्रोटॉन की बीम है। प्रोटॉन की बीम है मतलब पॉजिटिव चार्ज की बीम है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है भाई, पॉजिटिव, और ये सब हाई वेलोसिटी से ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा। तो बेटा चाहे ये सेम डायरेक्शन में जाए चाहे अपोजिट में जाए, इनके बीच हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रिक वाला फोर्स इफेक्टिव हो जाता है, मैग्नेटिक वाला नहीं देखते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वीक होता है। तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होगा भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा, प्रोटॉन इधर आना चाहेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जिधर लगेगा वही वाला फोर्स इफेक्टिव होगा। यानी कि इनके बीच अगर हम बात करें तो कैसा फोर्स होगा, तो ये एक दूसरे की तरफ आना चाहेंगे, मतलब अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो कैसा फोर्स होगा बच्चों, ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा इनके बीच। अच्छा ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बीम आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं, वो सोचते हैं इसके बीच एक मैग्नेटिक फोर्स भी काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, समझो करंट इधर फ्लो रही, प्रोटॉन इधर जा रहे तो करंट इधर फ्लो रही, तो वो सोचते हैं अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट जैसा कुछ बन रहा है, तो इनमें मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये भी प्रोटॉन है, तो इसका भी चार्ज तो इलेक्ट्रॉन ही होगा ना, एक ई के बराबर होगा, पॉजिटिव होगा। तो दो चार्ज अगर कहीं पर चल रहे हैं, मान लो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, और दोनों की वेलोसिटी v है, तो इनके बीच बेटा एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, बिल्कुल लगता है। क्या लगता है, वो लगता है μ0/4π, ठीक है, qv² अपान r², ये मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है, वो कितना लगता है कूलम्ब्स लॉ से, वो लगता है 1/4πε0 q1 q2 यानी कि q²/r²। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करके देख लूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो Fe/Fm अगर मैं निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, Fe ऊपर Fm नीचे, तो देखो v² बचेगा, ये बचेगा बच्चों। आप चाहो तो करके देख सकते हो भाई, Fe/Fm कैसे करोगे भाई, सोचो। Fe की वैल्यू ऊपर 1/4πε0 q²/r², अपान में Fm की वैल्यू, तो अपान में आने का मतलब क्या होगा, ये चीज नीचे आ जाएगी, μ0 q² v², और ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 4πr² ऊपर चला जाएगा, 4π से 4π काट दो, ठीक है,
क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर काट दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दो, तो क्या बचेगा एफ ई अपान एफ एम 1/ε0 म्यू 0 वी स्क्वायर, ये तो बचेगा। अच्छा, अब आपको पता है बच्चों c बराबर क्या होता है 1/μ0 कैसा रूट में, तो c स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1/μ0 यहां c क्या है, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, कहां पे इन एयर और वैक्यूम, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸, ठीक है। ये वैल्यू यहां रख दें तो क्या आएगा 1/μ0 क्या आएगा बच्चों c स्क्वायर, तो बचेगा c स्क्वायर अपान v स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अब देखो बच्चों, अब सिंपल सी बात है c हमेशा बड़ा होगा v से, भाई लाइट की स्पीड से ज्यादा वेलोसिटी तो कभी हो नहीं सकती, यानी कि c स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा v स्क्वायर से। v क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, वो कभी भी लाइट से ज्यादा तो हो नहीं सकती, हमको पता है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब c स्क्वायर अपान v स्क्वायर जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे 1 से, देखो v स्क्वायर को नीचे ले आए, और इसकी जगह हम ये लिखते हैं तो क्या आएगा एफ ई अपान एफ एम इज ग्रेटर देन 1, तो हमेशा बच्चों एफ ई जो होता है वो एफ एम से बड़ा होता है। इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन बीम दी जाए या प्रोटॉन बीम दी जाए तो समझ लिया करो कि हमें इलेक्ट्रिक फोर्स को केवल देखना है, मैग्नेटिक वाला बहुत छोटा होता है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो सी की अपेक्षा बहुत छोटी होती, मतलब इसको हम कह सकते हैं मच मच ग्रेटर होता है ऐसे, तो बहुत बड़ा होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स के हिसाब से क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन नंबर हम 14 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि अ रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 nanometer propagates from air into a medium. If its wavelength in the medium becomes 400 nanometer, the refractive index of the material is, और ये 4 हमको ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक लाइट है जो कि एयर से किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही होगी, ठीक है। जब वो लाइट रे एयर में है, ठीक है, ये किस में है एयर में, तो इसका लैम्डा दिया है, कितना दिया है 600 नैनोमीटर। जब ये इस मीडियम में चली गई, ठीक है, तो सिंपल सी बात, एयर हमेशा रेयरर होता है और दूसरा उसके रिस्पेक्ट में कोई भी मीडियम हो डेंसर ही होता है वैक्यूम को छोड़कर, तो ये डेंसर में जाएगी, ऐसे हो जाएगी। यहाँ पे बच्चों लैम्डा मीडियम का हमको दिया है 400 नैनोमीटर, हमसे कह रहे हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का बताओ। तो मीडियम का जो वेवलेंथ का फार्मूले का रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा ए अपान म्यू, जहां म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका मीडियम का। कई बुक में बच्चों इसको एन से भी यूज करते, तो आप एन भी लिख सकते हो, घर की बात है तो आपके, ठीक है। तो म्यू निकालना है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ लैम्डा ए अपान लैम्डा एम, तो क्या आएगा म्यू की वैल्यू लैम्डा ए 600 लैम्डा एम 400, आंसर कितना आएगा भाई, तो ये म्यू का आंसर आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा 3/2। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी 3/2 ऑफ द मीडियम, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 यानी कि 1.5 होगा। अगर इसको और थोड़ा सॉल्व करो तो क्या बन जाएगा 1.5। तो इस तरह में हमारे दिए गए ऑप्शन में से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विल बी 1.5। इसको फटाफट लिखिए बच्चों, सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर है उसका हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सीबीएसई क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करते हैं। 15 क्वेश्चन ये है कि ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड across its area of cross section. The ratio of magnitude of the magnetic field B1 at A/2 and B2 at 2A is, और ये 4 हमको ऑप्शन गिवन है A 1/2, B 1, C 2 and D 4। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक स्ट्रेट वायर ऐसे है जिसके पूरे एरिया में, मतलब ये मोटा सा वायर है, ठीक है, इसके पूरे एरिया में करंट फ्लो रहा है ऐसे, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि इसके सेंटर से, यहाँ से मतलब ये एक्सिस से A/2 डिस्टेंस पर, तो इसकी रेडियस A है तो A/2 इसके कहाँ होगा, अंदर होगा, बिल्कुल अंदर होगा भाई, रेडियस है A/2 इसके अंदर होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड B1 है, और एक्सिस से 2A डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर
2a, यानी कि ए इधर यहाँ पे कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड B2 है। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं कि B1 अपान B2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये 15th क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि वायर के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या फार्मूला होता है भाई। ये फार्मूला होता है, जैसे B1 का फार्मूला क्या है, होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई आई इंटू स्मॉल आर अपान कैपिटल आर का स्क्वायर। यहाँ कैपिटल आर होती थी वायर की रेडियस, मतलब कैपिटल आर की जगह क्या रखेंगे, ए रखेंगे, और स्मॉल आर क्या है, वो डिस्टेंस सेंटर से जहां हमें निकालना है, यानी कि ये स्मॉल आर बन जाएगा अंदर वाले केस में, क्या हो गया A/2। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर इनसाइड, उसके अंदर जब निकालेंगे तो ये फार्मूला लगता है। वैल्यू रख दो सारी, तो B1 निकल आएगा। क्या निकलेगा भाई, ये निकलेगा म्यू नॉट अपान 2 आई स्मॉल आर A/2 अपान कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, ए का स्क्वायर। एक एक कटेगा तो B1 कितना आएगा भाई, ये आएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई। ठीक है, एक एक कट गया तो क्या बचा, आई अपान 2a। ये इक्वेशन नंबर हो गई 1। ये अंदर A/2 डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब हमको चाहिए कि बाहर यहाँ ये मतलब टोटल डिस्टेंस 2a है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर आउटसाइड, बाहर, बाहर क्या होगी भाई, तो ये होगी B2 बराबर, ये होगी म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान स्मॉल आर। स्मॉल आर मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस वाली सीधा सीधा ये स्मॉल आर यहाँ बन जाएगी आउटसाइड के लिए। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो सारा, तो B2 क्या बनेगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई इंटू ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी है बच्चों, 2a। इक्वेशन नंबर 2। हमें तो चाहिए था B1 अपान B2, रेशियो पूछा गया हमसे, तो B1 अपान B2 कितना आएगा बताओ। तो देखो B1 वही म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान 2a, और B2 म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान 2a। अरे ये दोनों सेम आ गए तो कट जाएंगे पूरे पूरे, 1 बचेगा, यानी कि B1 अपान B2 कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 1। सो द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स विल बी 1, यानी कि जो दिया गया ऑप्शन है उसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस A/2 फ्रॉम द एक्सिस एंड एट डिस्टेंस 2a विल बी सेम एंड देयर रेशियो विल बी 1। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।